हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर पहला चैप्टर सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं सेंटेंस के, इन सब के बारे में जानेंगे। इन सब को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले अगर सेंटेंस का अर्थ जानने की कोशिश करें तो सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। आज हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, इनके क्या क्या भेद होते हैं, अलग अलग वाक्य को डिवाइड करके अगर समझना चाहें तो वो क्या क्या होते हैं, इन सब को हम आज ग्रामर के हिसाब से समझेंगे, इंग्लिश में समझेंगे कैसे क्या होता है। तो इन सबको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस होता है, सेंटेंस सार्थक शब्दों का समूह होता है। सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों का सेंटेंस सार्थक शब्दों का समूह होता है। समूह होता है। सार्थक शब्द मतलब शब्दों का समूह तो होता है, लेकिन वो शब्द सार्थक होने चाहिए, जिनका कोई अर्थ आता हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द कहीं से भी राम मोहन सोहन ऐसे लिख दो तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जब सार्थक शब्द एक के बाद दूसरा शब्द एक नियति, एक ग्रामेटिकली शुद्ध बिल्कुल होगा, तभी वो सही से कोई एक अर्थ बनाएगा। और जब वो कोई एक अर्थ प्रकट करेगा तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। जो भी सार्थक शब्दों का समूह हो वो अर्थ या भाव प्रकट करे, कोई भी अर्थ या भाव प्रकट करे तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की भी बात करेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से ही स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के भाग। वाक्य के भागों के बारे में जानकारी लेंगे तो हम जानेंगे जो वाक्य हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इनको इस प्रकार से समझेंगे, वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहले भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, जाना होगा इन सब के बारे में, लेकिन फिर से आज मैं आप लोगों का रिवाइज करा दे रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस या टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इनके बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। कई बार आप लोगों ने अपने अध्यापकों से पढ़ा होगा कर्ता, या फिर इसको हम उद्देश्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। अब इसके बारे में अगर जाने तो इसमें हम ये अगर कोई सेंटेंस हम देखेंगे तो उसमें कैसे पहचानेंगे ये सब्जेक्ट है, उद्देश्य है या नहीं है। तो इसमें अगर कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे हम तो उसमें मालूम होगा कि जिसके विषय में बात की जा रही हो। सब्जेक्ट वो होगा जिसके विषय में बात की जा रही हो, जिसके विषय में बात की जा रही हो। यानी अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। उसमें हम देखेंगे कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, किसके विषय में बात हो रही है। तो अगर जो भी उसमें निकलेगा, जिसके विषय में बात हो रही है, वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। बाकी बचा हुआ सब्जेक्ट क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। इसको हम क्या कहते हैं? विधेय। प्रेडिकेट को क्या कहते हैं? विधेय। अब इसका ये तो हिंदी में अर्थ हो गया प्रेडिकेट का, विधेय। लेकिन इसको हम वाक्य के अंदर कैसे समझेंगे कि ये प्रेडिकेट है? तो इसमें देखेंगे जिसका संबंध सब्जेक्ट से हो, जिसका संबंध सब्जेक्ट से हो। सब्जेक्ट यानी कर्ता से, सब्जेक्ट से हो। या फिर उसमें क्या कहेंगे? जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा गया हो। अगर इससे ना समझ पाओ आप कि जिसका संबंध सब्जेक्ट से है
अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये देखिए, जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा गया है, जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा गया हो है या कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सही से समझ में आ रहा होगा। अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा। एक पहला एग्जाम्पल हम देते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद मैं अच्छा लिख भी नहीं पा रहा हूँ, इसी वजह से शायद लिखना आता ही नहीं ज़्यादा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक से हटते नहीं, हम बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ कहाँ पर थे? यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या पता चलता है? किसके विषय में बात की जा रही है? जिसके विषय में बात की जा रही है। अब यहाँ पर हमको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि मोहन के बारे में बात की जा रही है। मोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे मोहन क्या हुआ हमारा? मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट। अब बाकी बचा हुआ सारा क्या हुआ पार्ट सेंटेंस का? ये हुआ प्रेडिकेट। समझ में आया? सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम अलग से पूरा डिफ़ाइन करेंगे, अलग अलग थोड़ा, ये सारे पार्ट भी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब, इसका भी अलग अलग हम डिफ़ाइन कर देंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं केवल मोटा मोटी कि पार्ट्स कितने हैं सेंटेंस के। तो 2 पार्ट्स निकल के आए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उनको हम केवल ऐसा ही समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं पार्ट में। तो यहाँ पर एग्जांपल से हमको ये समझ में आ गया है कि जिसके विषय में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, और या दूसरा बात यह है इसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा गया है या कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए, वो प्रेडिकेट है। तो कर्ता के बारे में यही बात कही गई है कि कर्ता एक पत्र लिख रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इज़ राइटिंग अ लेटर है ये एक प्रेडिकेट है और मोहन एक सब्जेक्ट है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर अगला। ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या है? ही जो है ये हमारा है सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लेना, आपका नाम दोबारा से फिर से क्लास ला देंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है। अब बाकी बचा हुआ गोज़ टू स्कूल, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है, ये है प्रेडिकेट। अब इसमें हमने पहचाना कैसे? यही बात है कि जिसमें कर्ता के विषय में कुछ बात की जा रही है या जिसके विषय में कुछ बात की जा रही है वो कर्ता है हमारा। सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ बात की जा रही है वो हमारा कर्ता है। अब ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो इसमें किसके बारे में बात की जाए? कौन स्कूल जा रहा है? तो हम पता करेंगे कि ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो हम इसे जान जाएंगे कि ये ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद में हम बाकी बचा हुआ जितना वो प्रेडिकेट है। अगर इसे नहीं समझ में आता है, जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा गया है या कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए, वो हमारा प्रेडिकेट है। और इसका संबंध भी होता है सब्जेक्ट से, टोटली रिलेट करता है सब्जेक्ट से। ही गोज़ टू स्कूल, अगर पूछेंगे कौन जा रहा है स्कूल, तो वाह, तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कि जिसके विषय में बोल रहे हो या जिसके विषय में बात की जा रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसका संबंध सब्जेक्ट से हो वो प्रेडिकेट होता है, या जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। अभी हमने मोहन इज राइटिंग अ लेटर और ही गोज़ टू स्कूल, इस 2 एग्जाम्पल की वजह से, इस 2 एग्जाम्पल के साथ से हमने समझा। अब हम देखेंगे इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी हम देख रहे थे कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा था, लेकिन अब क्या है, कभी कभी क्या होता है, अपवाद में हम देखते हैं, कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट से पहले आ जाता है। वैसे हम देख रहे थे कि
सब्जेक्ट सेंटेंस सबसे स्टार्टिंग में आ रहा था, जैसे मोहन इज़ राइटिंग अ लेटर में देखा था, मोहन सबसे पहले आया था, मोहन सब्जेक्ट था हमारा। दूसरा सेंटेंस हमने देखा था ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल में हम देखते हैं सब्जेक्ट ही, ये भी स्टार्टिंग में ही आया है। लेकिन अब अपवाद के स्वरूप हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट आ जाता है। क्या आता है? सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट आता है या आ जाता है, ऐसा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट आ जाता है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सही से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एक फ्रेज है, स्वीट, फ्रेज नहीं कह सकते, कोड कह सकते हैं। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी तो जानते ही होंगे, विपत्ति। ठीक, तो इसमें क्या है, स्वीट जो है, स्वीट आर, तो स्वीट आर जो है हमारा इतना, ये क्या है, ये यहाँ पर प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट यहाँ पे पहले आ गया है, यही बताने की कोशिश कर रहे थे उतनी जैसे हम, कि जो प्रेडिकेट है यहाँ पे पहले आ गया है। वैसे सामान्यतः क्या होता है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, प्रेडिकेट पहले आ गया है। अब किसके विषय में बात की जा रही है, एडवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है। एडवर्सिटी क्या है, विपत्ति। एडवर्सिटी जानते होंगे आप, क्या होता है, विपत्ति। आप जानते होंगे एडवर्सिटी मतलब विपत्ति। ये एक ऐसा है, ये एक पहला है अपवाद, एक अपवाद और हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इसको सही से समझ लेते हैं। इसमें क्या है, कभी वैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, लेकिन यहाँ पे अपवाद स्वरूप सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट आ जाता है। अब दूसरे अपवाद की बात करेंगे हम। दूसरा अपवाद है हमारा, दूसरे अपवाद की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है, केवल प्रेडिकेट दिया रहता है। ऐसा हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर देखते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है। मार्कर थोड़ा डल पड़ रहा है, कोई बात नहीं, तभी दिख रहा होगा आपको। सब्जेक्ट छिपा रहता है, केवल प्रेडिकेट दिया होता है, दिया प्रेडिकेट दिया होता है। ठीक, क्या कहा हमने कि सब्जेक्ट छिपा होता है, केवल प्रेडिकेट दिया होता है। ऐसा आपने देखा होगा इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य, जैसे हम कहते हैं नहीं, प्लीज़ शट द डोर या प्लीज़ सिट डाउन, तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है। जैसे हम कहें एग्जाम्पल के थ्रू, सिट डाउन प्लीज़, इसमें सब्जेक्ट जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू इसमें छिपा हुआ है, यू सिट डाउन प्लीज़, लेकिन हम कहते क्या हैं, केवल सिट डाउन प्लीज़। तो इसमें हमको ये मालूम हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है। अभी जब आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ सिट डाउन प्लीज़। अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया है कि इसमें सामान्यतः क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स में दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सामान्यतः होता है कि सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, और प्रेडिकेट उसके बाद में बचा हुआ सारा होता है। लेकिन दो अपवाद हैं, एक में सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट आ जाता है, वो ये कंडीशन हुई जो हमने बता दी है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, केवल प्रेडिकेट दिया होता है। ये केवल इम्परेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होता है। इसमें हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पहले भी पढ़े होंगे कहीं पे, तो हमने देखा होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्टली कोई बात बोल दी जाती है, ये किसी की कही हुई कोई बात होती है तो हम उसको डायरेक्टली बोल देते हैं। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, छिपा रहता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा, सिट डाउन प्लीज़, तो हम किसी से कह रहे हैं बैठ जाओ कृपया, बैठ जाओ, तो बैठ जाओ का मतलब यू सिट डाउन प्लीज़, आप बैठ जाइए या तुम बैठ जाओ। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है वो छिपा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। हम वाक्य के प्रकार जानेंगे, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार, आपके अध्यापकों ने पढ़ाया होगा। वैसे तो अभी आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सभी मस्ती करते हैं, लेकिन ज़्यादा मस्ती ना करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई करते रहिए। आपके स्कूल नहीं चालू हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रोज़ रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, हर रोज़ एक नई क्लास मिलेगी। अभी आज हमने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की है, मैथ की भी स्टार्ट करेंगे, साइंस की भी स्टार्ट करेंगे। तो आपको सब कुछ यहीं पे पढ़ने को मिलेगा। और भी टीचर होंगे, जो हमसे हो पाएगा वो हम खुद ही पढ़ाएंगे। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कल हम इसकी अगली क्लास देखेंगे, इंग्लिश की, मैथ्स की, सब कुछ लेके आएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि आप लोग घर से बाहर नहीं जाएँ, ज़्यादा किसी से मिले जुले नहीं, जितना आवश्यक हो उतना ही बाहर जाएँ। और आप लोग पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और जो कुछ लाइक सब्सक्राइब हो सके तो करते रहिए, प्रमोट करते रहिए चैनल को। और हम आपको लिए जल्दी जल्दी नई क्लासेस लेके आएंगे और बहुत सारा आपको जितना पढ़ा सकने की कोशिश करेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। चलिए टॉपिक से हटते नहीं हैं, टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। अब आप लोगों को पढ़ा तो होगा ही कि वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब साधारण या सकारात्मक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सकारात्मक। ये क्या होता है? निगेटिव मतलब नकारात्मक। समझ रहे हैं ना आप जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अब हम एक वाक्य के एक प्रकार की बात कर रहे हैं जो कि है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य हम लोगों ने देखा 2 प्रकार। साधारण वाक्य के भी 2 पार्ट हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव कोई बात कही जा रही है। सकारात्मक मतलब सीधे सीधे कोई बात कही जा रही है और पॉजिटिव वे में है। और निगेटिव मतलब नकारात्मक है। तो पॉजिटिव में हम लोग देखते हैं, जैसे हमने देखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा शी इज़ गोइंग टू दिल्ली। शी इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। अफर्मेटिव मतलब एक पॉजिटिव वे में एक सेंटेंस कहा गया है कि वो दिल्ली जाती है। अब निगेटिव का हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। निगेटिव का एग्जांपल है जैसे शी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली। ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें इसको निगेटिव कर देते हैं। शी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली। वह दिल्ली नहीं जा रही है। पहले वाले में क्या था? सकारात्मक था, जो वह दिल्ली जा रही, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली। दूसरा नकारात्मक हो गया, शी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली। ये निगेटिव वे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रागेटिव की। इंट्रागेटिव में भी 2 प्रकार के होते हैं। अब उन दोनों प्रकार के वाक्यों के बारे में हम जानकारी लेंगे अभी। अब दूसरे काइंड के बारे में बात करते हैं सेंटेंस के। दूसरा काइंड क्या है? इंट्रागेटिव। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इंट्रागेटिव, आप जानते ही होंगे। छोटे बच्चे जो हैं वो इंट्रागेटिव की स्पेलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, तो स्पेलिंग का खास ध्यान रखना। इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है जिसमें हम क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। इंट्रागेटिव मतलब कोई प्रश्नवाचक ही होगा जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया होगा। तो कुछ होते हैं जिनका हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, और कुछ होते हैं जो इंग्लिश में WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं क्या? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से
स्टार्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं यस या नो का आंसर दे सकने वाले, जिसमें हम देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, टेंस पढ़ाते हैं सर, तो देखा होगा एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हीं को हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं। अभी देखेंगे, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। डू यू रीड अ बुक या नॉवेल, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। डू क्या है हमारी? डू है हेल्पिंग वर्ब। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इसका आंसर हम दे सकते हैं, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो? तो इसका हम उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। या अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या कहूँगा? हाँ मैं पढ़ता हूँ। अगर नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या कहूँगा? नहीं पढ़ता हूँ। यस या नो में आंसर इसका हम दे सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट वाले देखते हैं। इसमें है, यही ले लेते हैं, वाई डू यू रीड अ बुक। अब यही देखते हैं, वाई डू यू रीड अ बुक। इसका अब हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। इसमें पूछा गया है क्या तुम पुस्तक क्यों पढ़ते हो। अब इसका तो हम यस या नो में तो आंसर दे नहीं सकते। वहाँ पे क्या पूछा गया था? क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो हम यस या नो कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्यों पढ़ते हो, तो इसका हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों का हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों, वाई क्या है हमारे पास? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। वाई क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो हमको ये समझ में आ गया होगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, यस या नो टाइप के, और दूसरे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। यस या नो से स्टार्ट होने वाले, यस या नो के जिसका आंसर हम दे सकते हैं वो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और क्वेश्चन वर्ड वाले वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पार्ट के बारे, काइंड के बारे में। तीसरा काइंड क्या है हमारा? तीसरा काइंड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? अब इसके बारे में बात करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पीछे हमने बात की थी। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक, इसको लिख लेते हैं, चलो। आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं आपको पता होगा, जिसमें प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव, आदि प्रकट होता है। आदि प्रकट होता है। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? आदेशात्मक वाक्य है। इसमें या तो प्रार्थना की गई होगी, या आज्ञा दी गई होगी, आदेश दिया गया होगा, या सुझाव दिया गया होगा, या प्रस्ताव दिया होगा। ये आदि ऐसे भाव प्रकट होते हैं इनके, वहाँ पे क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें यू छिपा रहता है। यू हर जगह होता है लेकिन यू छिपा रहता है। यू छिपा रहता है। और एक बात ये कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप। वैसे तो सभी में भी होता है, लेकिन ये आप ध्यान रखना, फुल स्टॉप होता है। सबको पता है, इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है। सर फुल स्टॉप सब कहीं होता है, हर जगह होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना। सीधी एक बात कहोगे, आपको लगेगा कि ये सेंटेंस अधूरा है, लेकिन वो सेंटेंस अधूरा नहीं होगा, वहाँ पे फुल स्टॉप लगा होगा। पूरा सेंटेंस, फुल स्टॉप का मतलब होता है सेंटेंस पूरा हो चुका है। मतलब फुल स्टॉप लगा होगा तो आपको ये तो मालूम हो ही जाएगा कि ये सेंटेंस पूरा है। अब देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो है उसका निगेटिव भी बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को निगेटिव
लगाते वक्त ध्यान रखना होगा क्या लगाते हैं। इसको निगेटिव जब बनाते हैं, निगेटिव बनाते वक्त क्या है, बनाते वक्त ध्यान रखेंगे कि इसमें डू नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। डू नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डू नॉट प्लग द फ्लावर। डू नॉट प्लग द फ्लावर। तो इसमें क्या है, देखो डायरेक्ट से बात कही गई है, तो हम इससे जान सकते हैं कि ये इम्परेटिव ही है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव, क्योंकि उसमें क्या होता है, डायरेक्ट बात कही जाती है, आदेशात्मक होता है या सलाह दी जाती है। तो इसमें क्या सलाह है, कह सकते हो एक तरह से कि फूल ना तोड़ो। तो ये क्या है, सलाह दी गई है एक, ये क्या है, सलाह। डू नॉट से। अब एक नेवर का देख लेते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आपके इंग्लिश टीचर कहते होंगे नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो या कभी भी झूठ मत बोलो। तो ये नेवर से स्टार्ट होता है। ये भी डायरेक्ट ही कहा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें अभी आपको बताया था कि यू छिपा हुआ होता है। इसमें देखिए कहीं पे यू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहीं बात यू के लिए गई है। यू डू नॉट प्लग द फ्लावर या यू नेवर टेल अ लाई, यू के ही बारे में कही, लेकिन इसमें क्या है, यू छिपा हुआ है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें थोड़ा एक बात और जानने वाली है। जब आदेश, आज्ञा, सुझाव प्रत्यक्ष, जब आदेश, आज्ञा या सुझाव प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित हों तो वाक्य लेट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। कब, लेट से कब शुरू होता है, जब आदेश दिया हो, आज्ञा हो या सुझाव, ये क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिया हो तो सेंटेंस लेट से स्टार्ट करते हैं। समझ में आया। जब कोई आदेश, आज्ञा या सुझाव प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होते हैं तो उसमें सेंटेंस लेट से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है। ये इसमें पहले से ही फिक्स, मतलब प्री फिक्स है कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सदैव क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट सदैव फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन ही होगा। कुछ लोगों को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन समझ में नहीं आया होगा, तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो हम इसका एक छोटा सा सिंपल सा चार्ट है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। आप लोगों ने प्रोनाउन तो पढ़ा ही होगा। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। हमने प्रोनाउन तो पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। एक कुछ इसको कैटेगराइज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन। दूसरा क्या होगा, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, सेकंड पर्सन। तीसरा क्या होगा, थर्ड पर्सन। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कौन सेकंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन हमने देखा है वी, ये दो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, यू है। और थर्ड पर्सन क्या है, ही। आप जानते होंगे, ही, सी, इट, दे, ये क्या है, हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब इनमें दो तीन चीज़ें और होती हैं। ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, पोसेसिव केस भी होता है और होता है सेल्फ फॉर्म। तो ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। और तीसरा क्या है, सेल्फ फॉर्म। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो ध्यान से देख लें। इसका क्या है, माई या माइन, ये इसका पोसेसिव केस है। सेल्फ फॉर्म क्या है, माई सेल्फ। ठीक,
वी का है अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका पोसेसिव केस है आवर और आवर्स, और इसका सेल्फ फॉर्म क्या है आवर सेल्फ्स। यहाँ पे क्या था माई सेल्फ था, यहाँ पे आवर सेल्फ्स है, ठीक, ये ध्यान रखना थोड़ा। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है यू है, इसका पोसेसिव केस क्या होगा योर या योर्स, और इसका सेल्फ फॉर्म क्या है पहले ही अंदाज़ा लगा चुके होंगे आप, योर सेल्फ। अब ही का देखते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम, और पोसेसिव केस हिज, और इसका सेल्फ फॉर्म क्या होता है हिम सेल्फ। सी का क्या होता है हर ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस भी हर ही होता है, और इसका सेल्फ फॉर्म बहुत सही हर सेल्फ, वेरी गुड। और इट का क्या होता है इट ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और पोसेसिव केस होता है इट्स, ऐसा लगता है इट्स हो जाता है, ठीक। और इसका सेल्फ फॉर्म क्या होता है इट सेल्फ, इट सेल्फ। अब बचा दे, बहुत लोग जानते होंगे दे का होता है देम। पोसेसिव केस क्या होता है दियर, THEIR, या दियर्स, THEIRS, दियर्स। और इसका सेल्फ फॉर्म होता है देयर सेल्फ्स, जैसे आवर सेल्फ्स हुआ था वैसे इसका देयर सेल्फ्स हो जाएगा, दियर या दियर सेल्फ, दियर सेल्फ्स। यहाँ भी देखा था आवर सेल्फ्स, यहाँ क्या है ये दियर सेल्फ, ये यार गलत हो गया, दियर सेल्फ्स। मतलब यहाँ पे सब देख रहे हो आप, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, लेकिन आवर सेल्फ्स यहाँ पे आवर सेल्फ्स है और दियर सेल्फ्स है, ये ध्यान रखना, बस इतना ही कहना था। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं और उसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं प्रोनाउन। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है लेट अस राइड द बाइक, लेट अस राइड द बाइक। तो सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ है और इसका जो सब्जेक्ट है या आप प्रोनाउन कह सकते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन है। अस क्या है वी का ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है फर्स्ट पर्सन है। अभी पीछे बात की थी हम लोगों ने कि जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होगा, तो एक थर्ड पर्सन का देख लेते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन का। अब एक देखते हैं थर्ड पर्सन का, लेट द स्टूडेंट स्टडी पीसफुली, लेट द स्टूडेंट स्टडी पीसफुली। तो ये भी लेट से स्टार्ट हुआ है और स्टूडेंट क्या है इसमें, ये भी एक थर्ड पर्सन। जैसे किसी का कोई नाम होगा तो उसका, अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसका प्रोनाउन होगा ही, कोई लड़की है उसका नाम है तो उसका होगा सी, उसी प्रकार से स्टूडेंट है तो ये भी इसका प्रोनाउन जो आएगा वो थर्ड पर्सन का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि लेट से स्टार्ट होता है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ही होता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्लामेटरी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के फोर्थ काइंड के बारे में। कौन सा काइंड फोर्थ, ये क्या था हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य जिसमें अचानक से कोई भाव प्रकट होते हैं, आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख आदि हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं। देख लेते हैं, आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख आदि
हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं। तीव्र भावनाओं से क्या मतलब है कि बहुत ही अचानक से और बहुत तेज़ से वो भावनाएं आती हैं। जैसे कोई चीज़ अचानक से हमारे सामने आ जाती है तो हम उस पर कोई प्रतिक्रिया आप नहीं देते हैं, तो क्या होती है, हमारी तीव्र भावनाएं होती हैं। जैसे हम कह देते हैं कि कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, अरे, या कहीं चोट लग जाती है तो कैसे कहते हैं, अरे ये क्या हुआ। या कोई अगर तुम्हें किसी के मर जाने की या कोई खुशी की बात सुनाता है, या कहता है जैसे तुम्हारा दोस्त जो है वो पास हो गया 90% मार्क्स से, तो क्या कहते हो, वाह। अचानक से आ जाता है अपने आप से, कहना नहीं भी चाहोगे तभी आ जाता है अपने आप से। तो ये अचानक से तीव्र, बहुत तीव्र भाव आते हैं अंदर से, तो क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी होते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट का वर्ब से आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ये नोट करने वाली बात है, सब्जेक्ट का वर्ब से कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। ये बात नोट करने वाली है। और सबसे ज़रूरी बात कि एक्सक्लामेशन मार्क ज़रूर लगाते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क, ये तो आप जानते होंगे ऐसे बनता है कुछ, ये ज़रूर लगाते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th या 12th में, तो अगर आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे सही सही, पूरा एक्सप्लेन भी अच्छे से किए होंगे, लेकिन अगर एक्सक्लामेशन मार्क नहीं लगाए हैं तो वो आपका सेंटेंस काट दिया जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देख लेते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं किसी दोस्त से अपने, या कहीं से किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाहर में जाओ, या इंग्लिश में कहें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं कि जैसे कभी गुस्से में होते हैं तो अपने किसी दोस्त या फ्रेंड से क्या कहते हैं, बाहर में जाओ, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, गो टू हेल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, एक्सक्लामेशन मार्क। अगर ये मार्क नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा। और एक्सक्लामेशन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमने पहले बात की थी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, तो उसमें क्या था, हमने कहा था कि जो यू होता है वो छिपा हुआ होता है। अब ये यहाँ पे जो कहा गया है सेंटेंस गो टू हेल, तो ये किसी व्यक्ति से कहा गया जो सामने होता है, इसको उसको यू ही कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यू गो टू हेल, लेकिन यहाँ पे यू नहीं कहा गया, डायरेक्ट कहा गया। यहाँ पे सब्जेक्ट यू जो हुआ जो है ये छिपा हुआ है, जैसा कि हमने पहले बात की है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, इसमें सब्जेक्ट छिपा नहीं होता है। कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें यू छिपा हुआ होता है, लेकिन अक्सर ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है। जैसे कभी देख लो एक एग्जांपल के थ्रू, एलास ही इज डेड। इसमें क्या हुआ, एलास जो है ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है या एक्सक्लामेशन वर्ड है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब एक्सक्लामेशन वर्ड लिखते हैं तो उसके साथ ही में एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा देते हैं। यहाँ पे क्या था, पूरा सेंटेंस कहने के बाद में हमने एक्सक्लामेशन मार्क लगाया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक्सक्लामेशन वर्ड आया उसके तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा दिया और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं और हमसे कैसे पहचानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रही, मिलते हैं अगली क्लास में। निश्चित है कल ही आ जाएगी आपकी अगली क्लास। अगली क्लास में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जो भी हमने आज एक्सप्लेन किया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो कल हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बड़ी डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। होप आज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इस समय आप सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं, बार बार यही बात कह रहे हैं घर पे बैठे हैं, तो आपको थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। घूमते फिरते तो है ही है, थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहेंगे। जब क्या होगा, जब क्लास स्टार्ट होगी, आपके स्कूल स्टार्ट होंगे या कॉलेज स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आप सब भूल चुके होंगे अगर आप पढ़ेंगे नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए यहाँ पे, जो कुछ 15-20 मिनट की या आधा घंटा की जो कोई क्लास हो रही है, डेली आप लेते रहिए। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, दिन भर इधर उधर की चीज़ें यूट्यूब पे देखते रहते हो, ये क्लास लीजिए, रेगुलर क्लास आएंगे यहाँ से। आज हमने इंग्लिश पढ़ा है, कल भी इंग्लिश की क्लास आएगी,
जल्दी मैथ्स की और साइंस की भी क्लासेस आ जाएंगी, हिंदी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको, अच्छी अच्छी क्लासें आपको देंगे हम। और आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। और जितने भी दोस्त घूम रहे हैं उनसे सबसे कहिए कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें। सबसे ज़रूरी क्या है कि पढ़ें। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। जय हिंद।